वेलकम बैक बच्चों। तो मैं विजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए रोटेशन का चैप्टर लेके हाजिर हूं। और आज हम लोग लेक्चर 1 कवर अप करने वाले, जिसमें काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करने वाले हैं। सर, सर्कुलर मोशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर से ये क्यों करने वाले हैं? तो फिर से इसलिए करने वाले हैं क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो पहला पार्ट होता है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है अबाउट एनी एक्सिस, या हम लोग सीखेंगे कि रोटेशन मोशन में सबसे कॉमन फिनोमिनन होता है सर्कुलर मोशन। बहुत सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट रेडियस होता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस रोटेशनल मोशन में, इसलिए हम लोग काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इस चैप्टर में करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन को, इसके बेसिक्स को समझते हैं और एक काइंड ऑफ रिकैप्चुलेशन ऑफ सर्कुलर मोशन का काइनेमैटिक्स करते हैं, ताकि आप आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए समझने में आसानी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे रोटेशन मोशन के स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है अपने पास वो है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी हम लोगों ने पहले भी देखा है। रिजिड बॉडी क्या होता है? ऐसा बॉडी जिसमें व्हेन इट इज कंप्रेस्ड अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स या टू पॉइंट्स इनसाइड द सॉलिड डज नॉट चेंज। सर, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप? तो समझ में अगर नहीं आया तो बात समझिए। मान लीजिए ये मेरा एक सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। इसको रिजिड हम तब बोलेंगे अगर इफ इट इज अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्शन, अगर इसके ऊपर में कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है और इसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर एक्स है, तो फोर्स लगने के बाद भी अगर पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आफ्टर सम टाइम, इवन आफ्टर इवन after application of force, application of deforming force, application of deforming force, the distance should not change. Deforming force, the distance should not change. Distance should not change. वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, should not change. अगर इसको देखा जाए तो देखिए क्या है, इसको जरा रीड करते हैं हम लोग। अब रिजिड बॉडी इज एन असेंबलेज ऑफ, बहुत सारा असेंबली ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ओके, विच डू नॉट चेंज देयर म्यूचुअल डिस्टेंसेस, उनके बीच का आपस का डिस्टेंस नहीं चेंज करता है अंडर एनी सर्कमस्टांस। और इन अदर वर्ड्स, द बॉडी इज नॉट डिफॉर्म्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। बॉडी डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे सॉलिड बॉडी लकड़ी, स्टोन, लकड़ी का अगर आप दबाने का कोशिश करोगे इट वॉन्ट डिफॉर्म। अब ऐसा मत बोलो कि सर लकड़ी को बहुत हाइड्रोलिक प्रेस से दबाएंगे तब तो वो दब जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर एक अप्लाइड फोर्स लगाते, कोई भी बॉडी आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है। अंडर सब फोर्स इट विल बी कंप्रेस्ड एंड इट विल डिफॉर्म। बट नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स लगाए तो उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। Actual materials are never perfectly rigid, which I was talking about, and are deformed under the action of external force, और deform हो जाते external force apply करने पे। When these deformations are small enough and not to be considered during the course of the motion, अगर ये deformation जो हो भी रहे हैं बहुत छोटे हैं, मतलब विजिबल नहीं है, विच कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, तब हम लोग मान सकते हैं कि ये बॉडी रिजिड है, क्योंकि चेंज बहुत छोटा था, दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल अमाउंट। तो नेग्लिजिबल अमाउंट जैसा चेंज हो रहा था, not to be considered during the course of the motion. The body is said to be rigid body. Hence, all solid objects such as a stone, ball, vehicle, etc. are considered as rigid bodies while analyzing their translational as well as rotational motion. अगर हम उनका translational या rotational motion observe करें तो उन लोग को हम rigid body मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन पे फोर्स लगा रहा तो वो बॉडी घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, ट्रांसलेट करने लग जाएगा, कंप्रेस नहीं होगा, उसका अपना डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बट अगर आप एक आटा का डो का एक छोटा सा बॉल लेते हो और उसमें फोर्स लगाते हो तो वो ट्रांसलेट ना करके दब जाएगा। तब हम लोग उसका स्टडी ठीक से ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन में नहीं कर सकते। इसीलिए द ऑब्जेक्ट्स विच वी स्टडी अंडर द रोटेशनल मोशन शुड बी रिजिड, ताकि फोर्स लगाए तो बॉडी रोल हो सके, ट्रांसलेट हो सके, वो कंप्रेस ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी, क्या? रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. तो एनी काइंड ऑफ मोशन इज आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन द पोजीशन और चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ, और चेंज इन बोथ. या तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो चुका है, वो आगे जाके घूमते हुए, या बॉडी रोटेट हो चुका है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है. अगर बॉडी ये पेन सीधा था, फोर्स लगाया है, बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, या तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया है, तब हम उस बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन में बोलेंगे. द चेंज इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. या तो बॉडी का सर्कुलर पाथ में बॉडी का पोजीशन चेंज हो चुका है, या तो बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है. सीधा से अगर फोर्स लगाए तो वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है. तो आप देख रहे हो बॉडी पे अगर देखोगे तो पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ा है, या पार्टिकल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, वो सीधा था, वो थोड़ा एट एन एंगल थीटा हो गया. ये प्योर ट्रांसलेशनल है. जब बॉडी का ओरिएंटेशन, बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाए, या बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है. ये बॉडी आगे भी गया है, ये बॉडी अपने लाइन से रोटेट भी हुआ है, आयन एक्सिस से. तो ऐसे टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. आपको दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं इसको, हाँ चलिए, रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी हमने देखा, जिसमें प्योर ट्रांसलेशनल मतलब जब बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो आगे चला जाए, या बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो ओरिएंट भी हो और आगे भी जाए. ये ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया और थोड़ा आगे भी चला गया है. तो इसमें कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है. इस बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेशनल है. आगे बढ़ते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन इन्वॉल्विंग रोटेशन. कितने टाइप्स के मोशन होते हैं जिसमें रोटेशन इन्वॉल्व है? तो बेसिकली हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो 3 टाइप के पढ़ने हैं. रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन. रोटेशन 3 तरीके से हो सकता है. या तो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक बॉडी रोटेट कर रहा है, चक्कर काट रहा है, हाँ या ना? जैसे एग्जांपल हम लोग सीखेंगे वन बाय वन, बट 3 तरीके के रोटेशन है. रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस जो एक्सिस भी ट्रांसलेट हो रहा है, उस एक्सिस भी आगे बढ़ रहा है, एक्सिस भी आगे बढ़ा जा रहा है. अगर मैं ये एक्सिस मानूं तो ये इसके अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रहा था और ये एक्सिस भी आगे जा रहा है. सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका देखेंगे. रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन, एक बॉडी रोटेट कर रहा है और वो एक्सिस भी घूमते जा रहा है, एक्सिस भी घूम रहा है, एक्सिस भी घूम रहा है. तो चलिए वन बाय वन करके देखते चलते हैं. पहला, सो रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस. अगर हम रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस की बात करें तो रोटेशन ऑफ ए सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन का अगर आप देखोगे तो उसका जो ये एक्सिस होता है वो फिक्स होता है, और पंखा उसके उसकी जो फैंस के ब्लेड होते हैं वो घूमते रहते हैं. तो दिस एक्सिस इज फिक्स्ड, सो इट इज रोटेशन ऑफ ब्लेड्स अराउंड अ फिक्स एक्सिस. तो ये क्या होगा? फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है. अगर आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा में जो हिंज्ड वाला रीजन होता है वो फिक्स रहता है, और उसके अबाउट बॉडी मतलब पूरा डोर खुलता है. सो दिस इज आल्सो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ है ना? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डोर. और रोटेशन ऑफ नीडल्स ऑफ द वॉल क्लॉक का जो नीडल्स घूमता है उसका एक्सिस फिक्स रहता है, उसके अबाउट ये घूमता रहता है, हाँ है ना? तो दिस इज रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है. एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा रोटेशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी घूम रहा है. फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी रोटेट कर रहा है. एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the plane of the circular path of all the particles of a rigid in rotation containing the center of all the circular path is known as axis of rotation. पहले ये समझना चाह रहे कि axis of rotation होता क्या है. तो axis of rotation उसको इमेजिनरी लाइन है. पंखा के केस में आप एक लाइन ले लो, जो लाइन पास कर रहा है उसके लाइन आप देखोगे एक इमेजिनरी लाइन को ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो उसके एक्सिस से पास हो रहा है. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये इमेजिनरी लाइन जो उसके हिंज्ड वाले पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दैट इमेजिनरी लाइन अबाउट विच ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेट डूइंग ए सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट रेडाई. अगर इस पार्टिकल को देखें तो ये आर रेडाई से कर रहा है, बट अगर यहाँ पे देखें तो वो एक बड़े वाले रेडाई में करता रहेगा.
तो हर बॉडी का अपना अपना रेडियस के अबाउट बॉडी घूमता है, और सेंटर ऑफ ऑल द रेडियस यानी ऑल द पार्टिकल्स डूइंग द सर्कुलर मोशन, सारे पार्टिकल्स का सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करेगा. So axis of rotation is the imaginary line passing through the center of all the particles doing the circular motion. सारे particles का जो center वाला जो line होगा ना, that line is called axis of rotation. ऐसा line जो सारे के center से pass करे, हाँ या ना, उसको हम axis of rotation कहते हैं. अब important observation क्या होता है कि अगर मान लो मेरा एक 3D body है, let us consider a rigid body of arbitrary shape. कोई arbitrary shape का है, rotating about a fixed axis. ये इसका axis है और ये fixed axis है, axis नहीं rotate कर रहा है, ठीक है. उस fixed axis के about वो body rotate हो रहा about the line axis PQ passing through the body. Two of the particles हम A और B को अगर observe करें तो A का radius छोटा है, B की radius ज्यादा बड़ी है. तो सर A अलग circular motion में घूम रहा है, B बड़े वाले circular motion में घूम रहा है. All its particles not lying on the axis of the rotation move along the circular path. अगर सारे particles को देख लिया जाए, यहाँ वाला particle, अगर हम different particle, यहाँ particle, यहाँ particle, यहाँ particle, सब कोई ना कोई circular motion कर रहा होगा. अगर बस axis of rotation पे lie करने वाले points को छोड़ दिया जाए तो all are doing circular motion except the points lying on the axis of rotation. All the circular paths are parallel planes. एक सर्कल ऐसे हो रहा है तो दूसरा उसके नीचे हो रहा है, सारे एक एक पे पैरेलल है, हाँ या ना. All these particles of the body undergo same angular displacement. But अगर body zoom करके ऐसे घुमाए तो सारा particles थीटा से बड़े सर्किल में थीटा से घूमेगा, बट सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सबकी एंगुलर ओमेगा सेम होगी, है ना. इन द सेम टाइम, हेंस देयरफॉर all of them move with the same angular velocity and angular acceleration. अगर एक बॉडी रोटेट हो रही है तो पूरा पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स एक ही ओमेगा से घूमेंगे, एक ही एंगुलर एक्सीलरेशन से घूमेंगे, बट सबका रेडियस अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सिंस सबका रेडियस अलग है तो हम कह सकते हैं सब पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग होगा. Particles moving on a circular path of different radii move with different speed and different magnitude of linear acceleration. सबका ए v अलग हो सकता है, at is equal to r अल्फा होता है, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, बट ओमेगा सेम होगा, अल्फा सेम होगा. Furthermore, no two particles in the same plane perpendicular to the principal of axis have same velocity and acceleration. अगर हम इसी वाले सर्कुलर मोशन में देखें तो अगर मैं दो पॉइंट की बात करता हूं, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, इसकी वेलोसिटी v अलग होगी, इसकी v डैश होगी, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि एक ही सर्कल में अगर दो पॉइंट ले लें तो एक की रेडियस r है तो दूसरी की r2 है, r1 r2 हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी, दोनों का लीनियर एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग हो जाएगा, हाँ या ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है. ओके, नाउ रोटेशन ऑफ अबाउट एन एक्सिस विच इज इन ट्रांसलेशन. इसकी परफेक्ट एग्जांपल है जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा साइकिल एक एक्सल के अबाउट घूम रहा होता है और वो एक्सल भी आगे जा रहा होता है. जब आप साइकिलिंग किए हो तो साइकिल आगे बढ़ रहा होता है कि नहीं, तो हमारा ये जो एक्सल है थोड़ी देर बाद ये बॉडी हमको कहाँ दिखेगा, ये बॉडी थोड़ा देर बाद यहाँ कहीं दिखेगा और इसका एक्सल यहाँ कहीं आ जाएगा. तो ये एक्सेल ज़ूम करके यहाँ पहुंच गया, यानी अगर इसकी एक्सेल को ऐसे माने तो एक्सेल भी आगे चला गया, और सर्कुलर मोशन ऑफ साइकिल का चक्का तो हो ही रहा है. सर्कुलर मोशन का एक एक पॉइंट को अगर आप देखोगे वो ज़ूम करके घूम रहा होगा. अगर पार्टिकल देखे ज़ूम करके यहाँ चला गया होगा, वो घूम के ज़ूम ऐसे मूव करते हुए आगे गया होगा. तो पार्टिकल का, हर एक पार्टिकल का मोशन कम, इसको CRTM बोलते हैं, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें पार्टिकल आगे भी जा रहा है और रोटेट होते हुए आगे जा रहा है, हाँ या ना. तो रोलिंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल काइंड ऑफ मोशन. रोलिंग, अगर आप एक छोटे से कोई भी गोला गोला मीन्स राउंड ऑब्जेक्ट को अगर रोल करते हो तो वो बॉडी आगे जाते रहता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके सेंटर से जा रहा होता है. तो ये चीजें हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस अभी इसको रहने दीजिए. बट
बट आपको समझ में आएगा कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे जा रहा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले यहाँ था, जूम करके यहाँ चला गया. सो इट इज इन ट्रांसलेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन. रोटेशन अबाउट एन एक्सिस दैट इज इन ट्रांसलेशन इंक्लूड्स अ ब्रॉड वेराइटी ऑफ मोशन. रोलिंग उसका परफेक्ट एग्जाम्पल, इसको लास्ट में हम लोग कवर अप करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑल पार्टिकल्स मूव विथ. पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है. ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. चलिए इसको थोड़ा सोचिए. इन रोटेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन में ऑफ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स मूव विथ. अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट, अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा से, तो क्या सारे पार्टिकल्स का, यानी एक पार्टिकल ए ले लेते हैं और एक पार्टिकल बी ले लेते हैं, क्या दोनों पार्टिकल का सेम लीनियर स्पीड एंड सेम एंगुलर स्पीड? नो, लीनियर स्पीड तो दोनों का अलग होगा. अगर इस बॉडी का देखें तो va होगा और इसका vb होगा. क्यों होगा अलग अलग? सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. ओमेगा इज सेम बट लीनियर वेलोसिटी अलग होता है. तो सर सेम लीनियर नो, विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी सेम एंगुलर वेलोसिटी यस. थर्ड, सेम लीनियर वेलोसिटी बट डिफरेंट, मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस, डिपेंड्स upon radius from axis of rotation, from radius, depends upon radius from axis of rotation, from axis of rotation. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आज का है. देखते हैं क्या बोर्ड है. On account of the rotation of earth about its axis, earth अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है. अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर प्लेसेस. इक्वेटर पे जो बॉडीज होते हैं उनका लीनियर वेलोसिटी, जो भी इक्वेटर पे होंगे पार्टिकल, जो भी इक्वेटर पे होंगे, इक्वेटर मतलब जो भी इक्वेटर वाले सर्कल पे होंगे, इज ग्रेटर देन ऑल द अदर प्लेसेस यस. तो v velocity is equal to radius into omega, since radius of r of equator is greater than r at any other place. any other place, इक्वेटर का रेडियस सबसे ज्यादा. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर इज मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोल्स यस. एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम होगा, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होता है. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ इज इक्वल, नो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सब जगह का रेडियस अलग होता है तो सर डिफरेंट होगा. आपका पहला आंसर सही है. हाँ या ना, बातें समझ में आ रही होंगी. तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है सर, ये सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से ही ये सब चीजें हमें आसानी से समझ में आ रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या दिया हुआ है? ओके, so kinematics of rotational motion या kinematics of rotational motion a part of circular motion ही हम लोग देख रहे हैं, जिसमें टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम taken by the particle to complete one rotation, एक चक्कर लगाना about any axis. Time taken by the particle to complete one rotation is called time period of the particle. Frequency, number of cycles, number of revolutions made by the particle in 1 second is called frequency of that. तो RPM से भी frequency measure करते हैं, revolutions per minute और rotations per minute. हाँ या ना? तो frequency is equal to number of rotations इन 60, अगर 60 पर मिनट है तो 60 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व पाथ, द चेंज इन द एंगल ट्रेस बाय द इट्स पोजीशन वेक्टर. जरा एग्जांपल लेते हैं. अगर एक इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए पार्टिकल पहले यहां था, अब पार्टिकल यहां चला गया. तो ये जो एंगल कवर हुआ थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चा. क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो थीटा इज एंगुलर, डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, या डेल्टा थीटा या थीटा, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। बातें समझ में आ रही होंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, क्योंकि एंगल में मेजर है। डायमेंशन रेडियन है तो डायमेंशन लेस होगा। एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं। छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। बड़े वाले एंगल जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, दे में गेट एडेड अप। एक चक्कर पूरा मारने पे 2 पाई होता है, फिर 2 चक्कर मारने पे 4 पाई हो जाता है। इट डज नॉट कम बैक टू अगर जीरो। तो बड़े वाले एंगल्स कैन बी एडेड अप, सिंपल एलिमेंट्री अलजेब्रा से ऐड किए जा सकते हैं। हाँ है ना। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद। क्या अपना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वन बाय वन समझते क्या है। हम लोग देख चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। आई टोल्ड यू दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ सर्कुलर मोशन। सो पहला पार्ट जो आपको सॉल्व करना काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि एक रोटेशन में बहुत सारे सर्कुलर मोशन हो रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। जैसे एसएचएम अगर आप नहीं समझिएगा तो आपको वेव इक्वेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एसएचएम्स। बहुत सारे एसएचएम्स का कॉम्बिनेशन को वेव बोलते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे सर्कुलर मोशन के कॉम्बिनेशन से रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी डिफाइंड होता है। हाँ या ना। तो चलिए समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम, यानी ओमेगा इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। पर यूनिट टाइम पे बात हो रही है, जहां पे डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यही लिमिट डेल्टा टेन टी टेंस टू जीरो, जो पहले हम लोग देख चुके हैं, डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा। यानी ओमेगा क्या होता है सर, डेल्टा थीटा अपॉन डी टी होता है। सर ओमेगा के दो फॉर्म्स होते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक होता है ओमेगा एवरेज और एक क्या होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा इंस्टेंट, ओमेगा एवरेज क्या होता है बच्चा, सर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, यू हैव टू टेक राइट हैंड एंड कर्ल द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। तीनों का सेम डायरेक्शन होने वाला है। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाता है। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं सर, v इज इक्वल टू वेक्टर वाइज बात करें तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा अपना। ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा, आया ना। और अगर मैं नॉर्मल तरीके से स्केलर के तरीके से बात करूं तो क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सर अगर वेक्टर के तौर पे बात करेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा, और नॉर्मल स्केलर के बात करेंगे तो आर ओमेगा बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। सर एन इज व्हाट, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी जानते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी होता है। ये सब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी कैन आइदर बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन वेदर द रोटेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्लास में भी मैंने समझाया है कि पार्ट अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में, यानी थीटा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, देन थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर पार्टिकल इधर घूम रहा है, जो एंगल थीटा 2, ये नेगेटिव माना जाता है। क्लॉकवाइज वाला एंगल नेगेटिव माना जाता है। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दंग 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 ऐसे घूम रहा है, देन इट इज डूइंग पॉजिटिव एंगुलर पॉजिटिव रोटेशन कर रहा है। अगर पार्टिकल इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज रोटेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। हम कह सकते हैं नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, एंड पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, so the magnitude of angular velocity is called angular speed, which is also represented by omega. कुछ नहीं कह रहा है ये मतलब बस ये कहना चाह रहा है कि
मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, इसको हम लोग एंगुलर स्पीड बोलते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं, हाँ या ना, एंगुलर स्पीड। चलिए आगे देखते क्या दिया हुआ एंगुलर स्पीड के बाद, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज आल्सो अ टर्म रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। सो अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी। फिर अल्फा कितने प्रकार का हो जाएगा सर, अल्फा भी दो प्रकार का होता है सर, अल्फा एवरेज एंड अल्फा इंस्टेंटेनियस। जो बच्चों ने सर्कुलर मोशन का चैप्टर देखा है, सर्कुलर मोशन समझते हैं, उनको आसानी होगी। अल्फा एवरेज कितना होता है सर, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना। अल्फा इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा सर, डी ओमेगा बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। कोई नया चीज नहीं है। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोग देख चुके हैं क्या होता है अभी जस्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस इट इज ए वेक्टर। इसका डायरेक्शन कैसे देता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अगेन पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जस्ट कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ द थम्स गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन। अगेन रेडियन का कुछ नहीं होता, सेकेंड स्क्वायर का टी टू द पावर -2 हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर, एटी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होता है, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। अगर हम बोलचाल की वाला भाषा में अगर बात करें तो एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, स्केलर में बात करें तो आर अल्फा, वेक्टर में बात करें तो अल्फा क्रॉस आर। ए आर इज इक्वल टू ओमेगा, ए रेडियल सेंटीपीटल क्या होता है, ए रेडियल इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, जिसको हम लोग एसी ए रेडियल भी कहते हैं। ए रेडियल एसी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, या आर ओमेगा स्क्वायर, या वी स्क्वायर बाई आर भी बोलते हैं। एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी बोलते हैं। ये सब फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो नेट एक्सीलरेशन इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ ऑफ देम। A इज इक्वल टू A टेंजेंशियल प्लस A रेडियल, दैट इज अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस V। Okay, so these things are all the formulas of angular acceleration alpha. अब देखिए कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन का क्या है, आसानी से हम देख सकते हैं। अगर हम इसके बीच में बाइफर्केशन करना चाहें तो क्या हमारा लीनियर मोशन में इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तब तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट रह जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी। उसी तरीके से अगर एंगुलर एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, हाँ या ना। ध्यान से देखिए। अब दूसरा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन हम लोगों ने सीखा है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, यू प्लस वी बाई टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बी वाला, ये ए इंपॉर्टेंट है, सी डी, ए इज इक्वल टू बी माइनस टी, तो ये तो सी से ही आ जा रहा है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं है यू कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ द मोशन, आइदर इट कैन बी सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। तो हम लोग सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये थर्ड वाले से आ जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी इंटू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सर ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा डेल्टा थीटा, एंड डेल्टा थीटा इन द nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए ताकि आप आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। ये लीनियर में, ये काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। अगर इफ यू हैव कमांड ओवर दिस टू थिंग्स देन यू कैन मूव अहेड एंड आपको रोटेशन मोशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आप बच्चों, आपने सुना होगा कि रोटेशनल मोशन
तभी बच्चे का अच्छा हो सकता है जब उसका चैप्टर नंबर वेक्टर से लेके अगर उसका सेंटर ऑफ मास तक अच्छा है, तभी सारा चैप्टर्स आपके बेसिक्स आपके कमांड पे है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इजीली, अदरवाइज आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए तो आगे बढ़े और देखते हैं न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर में सॉल्व करते हैं। पहले ये चीज समझ के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करेंगे। इफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वी विल हैव टू यूज द डिफरेंशियल फॉर्म। v is equal to ds by dt, एक्सीलरे अल्फा इज इक्वल टू dv by dt, और अल्फा नहीं है यहाँ पे, एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे a होगा, dv by dt और d2x। तो एक्सीलरेशन हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सर, एक तो dv by dt होता है, दूसरा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx भी बोला जाता है, v dv by dx। एक्सीलरेशन यहां से दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से सर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और अल्फा का दो फॉर्म हो सकता है। अल्फा का दो फॉर्म क्या हो जाएगा, एक तो डी वी बाई डी टी, तो डी ओमेगा बाई डी टी, सेम फॉर्मूला। अल्फा का दूसरा वी डी वी बाई डी एक्स, वी के बदले ओमेगा, डी ओमेगा डी थीटा, सेम यू कैन डू एन एनालॉगस। मैंने v के बदले ओमेगा एंड dv बाई dx के बदले डी ओमेगा बता डी थीटा लिख दिया है, हाँ या ना। सो यू हैव टू हैव कमांड ओवर ऑल दिस फॉर्मूलाज टू यूज इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ द मोशन हम यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। बातें समझ में आ रही होंगी। So you should write all this formula in one page of paper so that you can keep on revising these formulas while solving the problems. चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। अ व्हील इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 rad, सो इट इज रोटेटिंग, यानी ओमेगा, ओमेगा इनिशियल दिया हुआ 2 रेडियन पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, सर अल्फा दिया हुआ है क्या जी, 2 rad पर सेकेंड स्क्वायर इज द 2 अल्फा। जस्ट अ मिनट, हाँ। What is the angular velocity? What angular velocity does the wheel acquire after 10 seconds? तो पहला क्वेश्चन टाइम है 10, ओमेगा फाइनल पूछ रहा है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, सर ओमेगा इनिशियल है 2 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज 22 rad पर सेकेंड। कुछ है ही नहीं। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन दिस टाइम इंटरवल? रिवोल्यूशंस के लिए एक रिवोल्यूशन में डेल्टा थीटा 2 पाई होता है, तो अगर मुझे डेल्टा थीटा पता चल जाएगा, for revolutions always revolutions find the delta theta, for revolution find delta theta। ये दो ट्रिक है मैं जो समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। इफ revolutions are given, if revolution per time is given, इसका मतलब क्या है, क्या दिया हुआ है, is given implies what, implies omega is given, omega is given, याद रखिएगा। if to find revolutions, for to find revolution, what need to be done to find revolution, then find delta theta and divide by 2 pi, divide by 2 pi। Sir, how many dozens of egg are in there in 96 eggs? So 96 divided by 12, 8 dozen.
हाउ कैसे फाइंड किया? टोटल डिवाइडेड बाय द यूनिट. सो टोटल डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय द यूनिट मींस 2 पाई. एक रोटेशन में, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है. सो वी कैन फाइंड आउट द रिवोल्यूशन. तो उसी तरीके से पिछला क्वेश्चन में फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. फॉर फाइंडिंग द रिवोल्यूशन फाइंड डेल्टा थीटा. सो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा हमारा? सर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर. क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट कितना? 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर. सर 20 प्लस हाउ मच? सर 2 से 2 गॉन 100. सो 120 रेडियन इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर number of rotations or number of revolutions per second is equal to delta theta divided by 2 pi. कितना हो जाएगा? सर 120 divided by 2 pi. That is how much? Sir 6 by pi. 60 by pi rotations is equal to 60 by pi is equal to 60 by 3.14 nearly equal to 20 revolutions per second. 3.14 से डिवाइड करेंगे 19 या 20 के आसपास आएगा. बट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि हाउ मच नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़े. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ आवर डे. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. सेकेंड क्वेश्चन. A flywheel rotates with a uniform angular acceleration. Its angular velocity increases from 20 pi rad to 40 pi rad per second in 10 seconds. How many rotation did it undergo? तो फिर से आपको इंफॉर्मेशन देख लो क्या दिया हुआ है. सर ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है 20 पाई रैड पर सेकेंड से. ओमेगा फाइनल क्या है? सर 40 पाई रैड पर सेकेंड. देयरफॉर और टाइम भी दिया हुआ है. टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. देयरफॉर वी कैन अप्लाई ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल एंड अल्फा निकालने बोला है. अगर विथ एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना हाउ मेनी रोटेशन, उसके लिए डेल्टा थीटा चाहिए. तो डेल्टा थीटा ओमेगा फाइनल में हाँ आपको अल्फा निकालना ही पड़ेगा. सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सर 40 pi rad minus 20 pi divided by time 10 seconds. So how much is the alpha? 40 minus 20, 20 pi divided by 10. So it is 2 pi. हाँ है ना? Rad per second square. Rad per second square. Okay. How many rotations? कितने rotation हो रहे हैं इसके? So number of rotation के लिए पहले डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर भी कर सकते हैं. ओमेगा नॉट कितना दिया हुआ था? सर 20 पाई इंटू टाइम कितना है, कितनी देर के लिए ये घुमा है? 10 प्लस हाफ इंटू अल्फा 2 पाई. 2 पाई इंटू टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर 100. सो ये कट जाएगा. सो इट इज 200 पाई प्लस 100 पाई. कितना हो जाएगा बच्चा? सर 300 पाई. 300 pi. So therefore, number of revolution, number of revs is equal to 300 pi divided by 2 pi. Pi pi कट गया. 150 revolutions per second, revs per second. 150 revs per second is the answer of this. How many rotation? 150 revolutions per second. Okay. सो यू माइट बी गेटिंग हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. पहले हमने अल्फा निकाला एंड फिर अल्फा निकालने के बाद डेल्टा थीटा निकाला, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ रोटेशन पूछे यू नीड टू फाइंड व्हाट? यू नीड टू फाइंड डेल्टा थीटा, देन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोटेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. If the position vector r of a point is इतना
and its angular velocity is omega, then find the linear velocity of the particle. So linear velocity तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो मेरा क्या हो जाएगा जरा बोलिए। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो हम लोग जानते हैं सर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा बट वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर, at इज इक्वल टू आर अल्फा बट वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर, तो उल्टा होता है। तो यू जस्ट नीड टू मेक अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आपको सबसे पहले ओमेगा का लिखना पड़ेगा, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 1, हाँ या ना। एंड देन पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। पोजीशन वेक्टर अगर देखें आर, दैट इज आर का 1 2 3 1, सॉरी हाउ डिड इट चेंज, हाँ 1 2 3 1 2 3। सो इफ आई राइट आई कैप, अगर आई कैप लिखे तो इसको छुपा के इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस जे कैप आता है, माइनस जे कैप। सर इसको छुपा लीजिए, 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस के कैप में सर इसको छुपा लीजिए, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा माइनस 5 आई कैप 3 माइनस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सो हमारा दिस इज व्हाट v वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड की बात करें, रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलिए बच्चा। सर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 9, आई थिंक रूट अंडर 38 मीटर पर सेकेंड। 30, यस और नो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, a particle starts rotating from rest in the form according to the formula theta is given, calculate the angular velocity at the end of। so पहला से what we need to, theta is given, theta is how much बच्चा 3t cube by 20 minus t square upon 3। so पहला एंगुलर वेलोसिटी मुझे चाहिए यानी ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्या होता है एट टाइम t इज एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स, तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 3/20 तो पहले आ जाएगा, क्यूब का क्या हो जाएगा इंटू 3t स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस 1/3 पहले आ जाएगा इंटू 2t हो जाएगा, हाँ या ना। सो 9/20 ओमेगा एट टाइम t इज इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा सर 9/20 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2/3 ऑफ टाइम का वैल्यू 5 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 5। सर 5/4 5 9 जा 45/4 माइनस 10/3, एलसीएम ले 4 3 जा 12 45 3 जा 135 माइनस 4 जा 40 95/12 12 96, almost like 8 is the radian per second, हाँ है ना। angular acceleration at the end of 5th second, so second angular acceleration, so alpha is equal to what at the end of 5th second d omega by dt। if I differentiate, so this one will be how much sir 3 3 is 9/20 t square minus 2/3 times of t। so if I differentiate d omega, what will come 18/20 t minus 2/3। so alpha at time t is equal to alpha at time t is equal to 5 seconds is how much sir 18/20 into 5, 18/20 into 5 minus 2/3 क्या हो जाएगा 9 4
18/4 minus 2/3 LCM 12 4 3 जा 18 3 जा 54 minus 3 4 जा 8 46/12 nearly equal to 4 rad per second square. Nearly equal to 4 rad per second square क्योंकि 4/12 48 46/12 आ रहा है, आया ना? So you could do this one. आराम से डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं. एट एंड ऑफ टाइम 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है.